आज हम ओलिवर सैक्स की एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो दिमाग के बारे में हमारी सोच को शायद हमेशा के लिए बदल सकती है। किताब का नाम है द मैन हु मिस्टूक हिज वाइफ फॉर अ हैट। और ये सिर्फ न्यूरोलॉजी के कुछ अजीब केस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानियां इस बात की पड़ताल करती हैं कि जब हमारा दिमाग, मतलब जो चीज हमारी पूरी दुनिया बनाती है, जब उसके नियम ही टूट जाएं, बिल्कुल, तो क्या होता है। इंसान अपनी पहचान, अपनी हकीकत को फिर से कैसे गढ़ता है। बिल्कुल, और यही ओलिवर सैक्स का सबसे बड़ा योगदान था। वो इसे रोमांटिक साइंस कहते थे। रोमांटिक साइंस? हाँ, उनका मानना था कि एक डॉक्टर का काम सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि मरीज के अंदर के इंसान को समझना है, उसकी पूरी कहानी को देखना है। सही बात है। आज की हमारी बातचीत भी सैक्स की किताब की तरह ही कह सकते हैं कि 2 हिस्सों में बंटी होगी। अच्छा, हम एक्सेसेस की दुनिया में झांकेंगे। मतलब वो लोग जिनके पास कुछ ऐसी क्षमताएं थीं जो हम में से ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। ठीक कहा। और हमारा मकसद यही समझना है कि दिमाग की ये असाधारण स्थितियां हमें खुद के बारे में, अपनी पहचान के बारे में क्या सिखाती हैं। तो चलिए सबसे मशहूर, सबसे चौंकाने वाली कहानी से शुरू करते हैं। वही कहानी जिसने इस किताब को इसका नाम दिया, डॉक्टर पी। डॉक्टर पी एक जाने माने संगीतकार थे और उन्हें अचानक चीजें पहचानने में बहुत अजीब दिक्कतें होने लगी। उनकी हालत को विजुअल एग्नोसिया कहते हैं। विजुअल एग्नोसिया? इसे ऐसे समझिए कि आपकी आंखें तो एक बेहतरीन कैमरे की तरह सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हैं, एकदम साफ। ठीक है। लेकिन आपके दिमाग का वो सॉफ्टवेयर जो उन तस्वीरों का मतलब निकालता है, मतलब चेहरे, चीजें पहचानता है, वो क्रैश हो गया है। बाप रे, मतलब डेटा तो आ रहा है पर उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। बिल्कुल, वो चीजों के हिस्से देख सकते थे, जैसे रेखाएं, रंग, आकार, लेकिन उन हिस्सों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर नहीं बना पाते थे। वो दुनिया को टुकड़ों में देख रहे थे। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। आमतौर पर न्यूरोलॉजी में माना जाता है कि जब दिमाग को चोट लगती है तो इंसान एब्स्ट्रैक्ट सोचना बंद कर देता है और सिर्फ ठोस इमोशनल चीजों से जुड़ पाता है। हाँ, लेकिन डॉक्टर पी के साथ तो कहानी बिल्कुल उल्टी थी। अच्छा। उन्होंने अपनी दृष्टि से ठोस, व्यक्तिगत और भावनात्मक सब कुछ खो दिया था। उनके लिए गुलाब सिर्फ एक लाल रंग की मुड़ी हुई आकृति थी, एक खूबसूरत फूल नहीं। और बचा क्या था? सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट और ज्यामितियां। इसके कुछ उदाहरण तो अविश्वसनीय हैं। जैसे वो सड़क पर पानी के हाइड्रेंट को बच्चों का सिर समझकर थपथपा देते थे। हाँ, या जब सैक्स ने उन्हें दस्ताना दिखाया तो वो उसे पहचान ही नहीं पाए। नहीं, उन्होंने उसका वर्णन कुछ ऐसे किया, एक लगातार सतह जिसमें 5 थैलियां निकली हुई हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध घटना तो वो है जब वो क्लिनिक से जाने लगे। हाँ, और अपनी पत्नी को खोजने लगे। और उन्होंने अपनी पत्नी का सिर पकड़ा और उसे अपनी हैट समझकर उठाने की कोशिश की। वो एक चेहरा नहीं देख पा रहे थे, बस एक गोल आकार देख रहे थे जो उन्हें अपनी हैट जैसा लगा। ये सुनकर तो मेरे तो सच में रोंगटे खड़े हो गए। मतलब मैं बस उस पल की कल्पना कर रहा हूँ, उस महिला के लिए कितना अजीब और दिल तोड़ने वाला रहा होगा वो पल। यकीनन। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो कुछ पहचान ही नहीं पाते थे तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीते थे? कपड़े कैसे पहनते थे? खाना? यहीं पर कहानी एक अद्भुत मोड़ लेती है। कैसे? वो संगीत के सहारे जीते थे। संगीत के सहारे? हाँ, वो एक संगीतकार थे। संगीत उनकी आत्मा में बसा था, तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को एक गाने में बदल दिया था। एक गाने में? मतलब? कपड़े पहनने का एक गाना था, खाने का एक गाना था, नहाने का एक अलग गाना। संगीत उनकी दिनचर्या को एक लय देता था, एक कहानी देता था। तो उनकी पूरी जिंदगी एक बैकग्राउंड स्कोर पर चल रही थी? आप बिल्कुल सही समझे। और अगर कोई गाना अचानक बंद कर दे तो क्या वो सचमुच में रुक जाते थे? हूबहू यही होता था। अगर संगीत रुक जाता तो वो भी रुक जाते, पूरी तरह से भ्रमित, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। कमाल है। संगीत ने उस दृश्य दुनिया की जगह ले ली थी जिसे उन्होंने खो दिया था। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि हमारा दिमाग सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक कहानीकार है। जब इसकी दुनिया बिखर जाती है तो ये हार नहीं मानता, ये एक नई कहानी गढ़ लेता है। और डॉक्टर पी के लिए वो कहानी संगीत थी। बिल्कुल। ये कमाल है कि कैसे डॉक्टर पी ने संगीत के जरिए स्पेस, मतलब जगह, की दुनिया को फिर से बनाया। लेकिन क्या होता है जब कोई स्पेस में नहीं बल्कि समय में ही खो जाता है? और ये हमें जिमी जी की कहानी की तरफ ले जाता है, जो शायद और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। जिमी जी को गंभीर कोर्साकॉफ सिंड्रोम था।
ये अक्सर ज्यादा शराब पीने के वजह से होता है और याददाश्त को पूरी तरह मिटा देता है। पूरी तरह। हाँ, जिमी 1945 में अटके हुए थे। उन्हें लगता था कि वो अभी भी 19 साल के हैं और अमेरिकी नौसेना में हैं। और उनकी याददाश्त कितनी देर टिकती थी? कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं। सैक्स बताते हैं कि वो हर बार जब जिमी से मिलते थे तो जिमी के लिए वो पहली मुलाकात होती थी। हर बार? हर बार। कुछ मिनट बात करने के बाद अगर सैक्स कमरे से बाहर जाकर वापस आते तो जिमी उन्हें पहचानते नहीं थे। ये तो एक दार्शनिक सवाल खड़ा करता है। एक दार्शनिक थे डेविड ह्यूम। जी। उन्होंने कहा था कि हमारी पहचान या सेल्फ कुछ और नहीं, बस हमारी यादों और अनुभवों का एक सिलसिला है। अगर वो सिलसिला ही टूट जाए, अगर आपकी कोई कहानी ना हो, कोई अतीत ना हो, जी, तो क्या आप रहते हैं? याददाश्त के बिना जीवन क्या है? जिमी इस दार्शनिक सवाल का एक जीता जागता दुखद उदाहरण थे। उनके जीवन में कोई निरंतरता नहीं थी, कोई कहानी नहीं थी। वो एक शून्य में जी रहे थे। हाँ, एक ऐसा शून्य जो हर पल रीसेट हो जाता था। वो बुद्धिमान थे, आकर्षक थे, लेकिन उनके पास वो पहचान का धागा नहीं था जो हम सबको एक साथ पिरोकर रखता है। तो क्या उनके लिए कोई उम्मीद थी? क्या वो कभी भी खुद को संपूर्ण महसूस कर पाए? कोई ऐसी चीज थी जो उन्हें इस शून्य से बाहर निकाल सकती थी? पारंपरिक अर्थों में तो नहीं, उनकी याददाश्त कभी वापस नहीं आई। लेकिन जिमी को जुड़ाव और शांति के क्षण मिलते थे। अच्छा। और ये क्षण बहुत कीमती थे। जब वो चैपल में प्रार्थना करते थे या संगीत सुनते थे या बगीचे में प्रकृति को देखते थे, तो उन कुछ पलों के लिए वो खोए हुए नहीं रहते थे। तब क्या होता था? उनकी आंखों में एक गहरा ध्यान और शांति दिखाई देती थी। उन क्षणों में उन्हें अतीत या भविष्य की जरूरत नहीं थी। वो बस उस पल की सुंदरता में पूरी तरह से मौजूद थे। तो इसका मतलब यह है कि हमारी पहचान सिर्फ हमारी यादों का जोड़ नहीं है ना? बिल्कुल। सैक्स का यही निष्कर्ष था। जिमी की कहानी दिखाती है कि एक व्यक्ति अपनी याददाश्त से कहीं ज्यादा है। आत्मा, भावनाएं? हाँ, आत्मा, भावनाएं और आध्यात्मिक जुड़ाव, ये चीजें याददाश्त के नष्ट हो जाने के बाद भी बनी रह सकती हैं। ये हमें बताती हैं कि होने का मतलब सिर्फ याद रखना नहीं है। सही कहा। हमने अब तक उन लोगों की बात की है जिन्होंने कुछ खो दिया था। डॉक्टर पी ने चीजों को पहचानने की क्षमता खो दी, जिमी ने अपना अतीत खो दिया। लेकिन अब हम एक ऐसे दिमाग की खोज करेंगे जिसमें कुछ खोया नहीं था, बल्कि जिसकी बनावट ही बिल्कुल अलग थी। जॉन और माइकल, ऑटिस्टिक 7 जुड़वा भाई। हाँ, ये कहानी हमारी सोच की सीमाओं को और भी ज्यादा चुनौती देती है। इन जुड़वा भाइयों को संस्था में गंभीर रूप से मंद बुद्धि माना जाता था। मतलब वो साधारण काम भी नहीं कर पाते थे? नहीं, वो साधारण जोड़ घटाव भी नहीं कर सकते थे, अपने जूतों के फीते नहीं बांध सकते थे। लेकिन उनमें एक ऐसी क्षमता थी जो किसी सुपर कंप्यूटर को भी हैरान कर दे। और वो क्षमता थी अभाज्य संख्याओं की, प्राइम नंबर्स। हाँ, वे एक दूसरे से 6, 7, यहाँ तक कि 20 अंकों वाली अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करके बात करते थे। ये उनके लिए खेल था। एक खेल, एक तरह का आनंद। वो इन संख्याओं की गणना नहीं करते थे, वो उन्हें देखते थे। इससे जुड़ा एक किस्सा तो अविश्वसनीय है। सैक्स बताते हैं कि एक बार उनके सामने माचिस की तीलियों का एक डिब्बा गिर गया और सारी तीलियां बिखर गईं। हाँ, दोनों जुड़वा भाइयों ने एक साथ बिना 1 सेकंड की भी देरी के कहा 111। और तीलियां 111 ही थी? बिल्कुल 111। लेकिन फिर जो हुआ वो और भी अजीब था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। फिर एक ने कहा 37, दूसरे ने जवाब दिया 37 और फिर तीसरे ने 37। एक मिनट, 111 को अगर 3 से भाग दें तो 37 आता है। हाँ। उन्होंने बिना गिने, बिना किसी कैलकुलेशन के तुरंत 111 के गुणनखंड कर दिए। हाँ। ये कैसे संभव है? मेरा कैलकुलेटर भी शायद थोड़ा समय लेता। यही सवाल सैनिक्स ने भी पूछा था। उन्होंने जवाब दिया, हमने इसे देखा। उनके लिए संख्याएं हमारी तरह एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। वो उन्हें एक विशाल संवेदनशील परिदृश्य के रूप में अनुभव करते हैं। मतलब उनके लिए 111 का एक आकार है, एक एहसास है। हाँ, एक व्यक्तित्व है। और वे तुरंत देख लेते हैं कि ये 37 के 3 हिस्सों से बना है। संख्याएं उनके दोस्त हैं। वो एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सब कुछ संख्या है। और वो उस दुनिया को सीधे महसूस करते हैं, बिना कोई गणना के। बिल्कुल। तो क्या हम इसे बुद्धि कह सकते हैं या ये कुछ और है? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये हमारी बुद्धि की परिभाषा को ही चुनौती देता है। हाँ। हमारी बुद्धि तर्क पर आधारित है, स्टेप बाय स्टेप गणना पर। उनकी बुद्धि शायद सहज और दृश्यात्मक है। वो दुनिया को एक अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर अनुभव कर रहे हैं।
ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि होने और सोचने के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इन सभी कहानियों को अगर एक साथ देखें, डॉक्टर पी, जिमी और ये जुड़वां भाई, हम क्या सीखते हैं? ये कहानियां सिर्फ मस्तिष्क की कमियों के बारे में नहीं है, ये मानवीय आत्मा के लचीलेपन और अनुकूलन की क्षमता के बारे में है। सही। ये दिखाती हैं कि जब हमारे सामान्य साधन जैसे दृष्टि या याददाश्त टूट जाते हैं तो व्यक्ति अपनी दुनिया और पहचान को बनाए रखने के लिए कितने असाधारण और रचनात्मक तरीके खोज लेता है। डॉक्टर पी ने संगीत से अपनी दुनिया बनाई, जिमी ने आध्यात्मिकता के क्षणों में अपनी शांति पाई, और जुड़वा भाइयों ने संख्याओं में अपना घर और अपनी खुशी पाई। और यहीं पर ओलिवर सैक्स के रोमांटिक साइंस का विचार वापस आता है ना? बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि हमें मरीज के भीतर के व्यक्ति को देखना चाहिए, केस हिस्ट्री के भीतर की कहानी को समझना चाहिए। डॉक्टर पी सिर्फ एक विजुअल एग्नोजिया का केस नहीं थे। वो एक संगीतकार थे जिन्होंने अपनी दुनिया को फिर से संगीत से बनाया। जिमी सिर्फ स्मृति लोप के मरीज नहीं थे, वो एक आत्मा थे जो वर्तमान क्षण में शांति खोज रहे थे। सैक्स हमें सामान्य की हमारी संकीर्ण परिभाषा से बाहर निकलने पर मजबूर करते हैं। हाँ, वो दिखाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अनूठी दुनिया का निर्माण कैसे करता है और मस्तिष्क की बीमारियां इन दुनियाओं को कैसे बदल सकती हैं। और कभी-कभी कैसे नई अनोखी दुनिया बना भी सकती हैं। अपनी किताब में सैक्स ने दार्शनिक नीत्शे का एक बहुत ही गहरा उदाहरण दिया है। बीमारी के लिए क्या हम ये पूछने के लिए लगभग प्रलोभित नहीं होते कि क्या हम इसके बिना काम चला सकते हैं? और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। वो विचार ये है, मस्तिष्क की ये चरम स्थितियां हमें सामान्य होने के बारे में क्या सिखाती हैं? क्या ये तथाकथित बीमारियां कभी-कभी होने और अनुभव करने के ऐसे अनूठे रास्ते खोलती हैं जो हम बाकी लोगों के लिए हमेशा बंद रहते हैं? और क्या सामान्य होना ही वास्तविकता को अनुभव करने का एकमात्र या सबसे अच्छा तरीका है?